मेनली इसके आज एटम वाला सेक्शन करना है। इसमें एनसीईआरटी वाला पोर्शन मैंने अटैच कर दिया है। वो इसलिए अटैच किया है कि मॉडर्न फिजिक्स मतलब एनसीईआरटी, तो आपको इस चीज़ को थोड़ा समझदारी से देखना पड़ेगा, एक एक बात आराम से समझें, तब जाके बात बनेगी। चलो, सबसे इम्पोर्टेंट इसमें क्या है, जो एटॉमिक स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले दादाजी की बात होगी, सामने डेविड दादाजी हैं। बोहर्स मॉडल की बात चलती है, इसमें बोहर्स के पोस्टुलेट्स की बात चलती है। एकदम से केमिस्ट्री के जैसा है, मतलब बिल्कुल भी 1% का भी अंतर नहीं है। अगर आपको केमिस्ट्री का एटॉमिक स्ट्रक्चर आता है तो फिजिक्स का आ जाएगा, और अगर केमिस्ट्री का नहीं आता है तो यहाँ से केमिस्ट्री का भी आ जाएगा। तो हम यहीं से शुरू करेंगे बोहर्स वाले से। बोहर्स का जो मॉडल है वो 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है, पहली बात तो ये है। और ये भी सवाल पूछा जाता है। अब इसकी कहानी को समझो। बोहर्स के पोस्टुलेट्स की बात करेंगे सबसे पहले। एटॉमिक स्ट्रक्चर से एक सवाल आते हैं, लास्ट ईयर जो आया था उसकी लड़ाई आपको पता ही है, सुप्रीम कोर्ट तक एनसीईआरटी लेके पहुंच गए लोग। तो एक सवाल यहां से आएगा, देखिए क्या है कहानी इसकी। सबसे पहले बोहर्स के पोस्टुलेट्स में हम इसके पहले पोस्टुलेट्स की बात करेंगे। पहला पोस्टुलेट क्या है, इसमें जैसे बीच में जो हमारा न्यूक्लियस होता है प्लस जेडी, यहाँ पे जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक बार मैं लिख देता हूँ, जेड हमारा एटॉमिक नंबर है, ठीक है। अब उसके बाद से जो यहाँ की कहानी न्यूक्लियस की है, और इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ अगर चक्कर लगा रहे हैं, तो यहाँ से मामला ये उठता है कि इस इलेक्ट्रॉन को चक्कर लगाने के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, यानी कि जो रिक्वायरमेंट होगी mv²/r की, ये रिक्वायरमेंट कौन पूरा करेगा, तो ये रिक्वायरमेंट पूरा करता है कूलम्ब फोर्स। ये कूलम्ब फोर्स पूरा करता है इनके जो सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, कूलम्ब फोर्स मतलब तुम जानते हो K Q1 Q2 और अपॉन यहाँ से r²। थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से आएगा mv²/r इक्वल्स टू के में तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला चार्ज अगर हमने यहाँ न्यूक्लियस का पकड़ लिया, और एक चार्ज इलेक्ट्रॉन का, आपको बात समझ में आ रही होगी, और माना इसका रेडियस r है, तो ये रहा r²। अब जब ये कहानी यहाँ से बनेगी तो देखो mv²/r इक्वल्स टू kZe²/r² आएगा। सोचो, यहाँ से कहानी बन के आ गई कि जो mv²/r आएगा, ये आ रहा है मेरा kZe² अपॉन यहाँ से आ रहा है r²। mv²/r kZe² अपॉन r², यही जो निकल के आया है रिलेशन, और ज्यादा काट पीट करने की आवश्यकता नहीं है, ये जो रिलेशन निकल के आया है, यही बोहर्स के पोस्टुलेट्स, जो 3 पोस्टुलेट्स हैं उसमें से पहला यही है कि mv²/r क्या है। पहला पोस्टुलेट्स वो कहता है कि भाई जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे न्यूक्लियस के चारों तरफ, तो उनको जो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा, वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेंगे कूलम्बिक फोर्स। ये उनका पहला है नियम, ठीक है। बात थी, अच्छी थी। अब एनसीईआरटी इसको ऐसे कहता है, तो मैंने एनसीईआरटी की बात आपको चिपका दी है, आप इसको पढ़िएगा तो आपको बात समझ में आएगी। एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है। जो कंटेंट एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट, देखो पेज नंबर भी लिख दिया मैंने नई वाली एनसीईआरटी के हिसाब से 297, तो आप उसमें जाकर देखना, चैप्टर नंबर 12 है, तो उसमें ये चीज आपके लिए काम की है, ये मैंने यहाँ पे रख दी। अब बोहर्स में आगे बढ़ते हुए सेकेंड पोस्टुलेट की बात करेंगे। ये क्या कहता है, ये कहता है आपसे कि एंगुलर मोमेंटम
क्वांटाइज्ड होता है। सब तुम जानते हो, इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन एक बार समझो। एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड ये कहता है कि भाई इलेक्ट्रॉन हर ऑर्बिट में चक्कर नहीं लगाएगा, मतलब इंटीग्रल मल्टीपल जो h/2 का होगा उसी में चक्कर लगाएगा, हर ऑर्बिट में चक्कर लगाना पॉसिबल नहीं है। तो उसने कहा था कि जो MVR होता है वो n टाइम्स h/2 होता है। अब n इंटीग्रल मल्टीपल है, n का मतलब है इंटीग्रल मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल। अभी देखना, अभी थोड़ी देर में बात करते करते पूरा चैप्टर तैयार हो जाएगा। सारे PYQ जेई मेन एडवांस सब डाल दिया मैंने, नीट जेई मेन एडवांस पूरा, तो आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी, बस आप ध्यान से इसको सुनेंगे। अच्छा, ये जो MVR है, इस MVR को तुम कहते हो एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, ये मैकेनिक्स भी गजब चीज है, कभी पीछा नहीं छोड़ता। एंगुलर मोमेंटम, तो कंक्लूजन क्या निकल के आया? कंक्लूजन ये निकल के आया कि ये जो चक्कर लगाने वाली बात जो है ये उसी ऑर्बिट के लिए है जिसके कोरस्पोंडिंग एंगुलर मोमेंटम हमारा क्वांटाइज्ड रहेगा। ठीक है भाई, यानी कि MVR इक्वल्स टू NH/2 ठीक है भाई, ये तो बोहर्स के दूसरा पोस्टुलेट है। एनसीईआरटी इसको ऐसे कहता है, ये भी आप एक बार पढ़ लेंगे, वही बात है जो मैंने अभी बोली है। अब इसकी बोहर्स की तीसरी कहानी पे आते हैं। तीसरी बात इन्होंने क्या बताई? तीसरी बार इन्होंने बात बताई कि जब, ये तीसरी बात थोड़ा ध्यान समझना, जब चक्कर लग रहा होगा तब एनर्जी का कोई इमिट नहीं होता, एनर्जी में कोई चेंज नहीं होता। यानी कि जब चक्कर लगा है, बेसिक चक्कर लग रहा है, तब एनर्जी इमिट की बात नहीं होती। यानी कि द रेडिएशन ऑफ एनर्जी अकर्स ओनली व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम वन परमिटेड ऑर्बिट टू अनदर। जब चक्कर लग रहा होता है तब एनर्जी इमिट नहीं होता। एनर्जी इमिट कब होता है? जब जंपिंग होती है। जंपिंग कैसे हो सकती है? नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे। फॉर एग्जाम्पल जंपिंग कैसे हो सकती है, इसको समझो। मान लो ये एक एनर्जी लेवल है E1, ये एक एनर्जी लेवल है E2, ये एक एनर्जी लेवल है E3 एंड दिस वन इज एनर्जी लेवल 4। इस तरीके से हमारे पास एनर्जी लेवल है। अब जंपिंग होगी, या तो कोई ऊपर से नीचे जाएगा या नीचे से ऊपर जाएगा। मान लो कोई इस तरीके से जंप करके 4 से 1 में आ रहा है, जंपिंग हो रही है 4 से वो 1 पे, तो ऊपर में हाई है, एक्साइटेड स्टेट जिसको बोलते हो, ऊपर में हाई। अच्छा, नीचे ये देखो लो, ऐसे ही हाइट के हिसाब से भी तुम समझ लो, ऊपर में हाई नीचे में लो। अच्छा, अब जरा देखना, ऊपर से नीचे आओगे तो तुम एनर्जी इमिट करोगे, लेकिन नीचे से ऊपर जाओगे, नीचे से ऊपर जाओगे तो तुमको एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। अब जरा समझना, मान लो यहाँ पे E4 से E1 में किसी का आना हुआ तो यहां से एनर्जी इमिट होगी। E4 से E1 में आना हुआ तो यहां से एनर्जी इमिट होगी ऐसे। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन जंप करेगा ऊपर से लेके नीचे की तरफ, यानी कि हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल में जब वो जंप करेगा तो एनर्जी इमिट करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में ये एनर्जी यहां से इमिट करेगा। कुछ लोग इसको फोटोन भी कहते हैं, तो ये फोटोन के फॉर्म में यहां से एनर्जी लिमिट करेगा। अच्छा, फोटोन की एनर्जी आपको पता है कि Sc/λ होता है, तो यहां से Sc/λ के फॉर्म में एनर्जी ये इमिट करेगा जब ये हाई एनर्जी लेवल से लो एनर्जी लेवल की तरफ आएगा। जब चक्कर लगा रहा था तो कोई इमिट नहीं होती एनर्जी की, अपने आप में क्वेश्चन है। चक्कर लगाते समय कोई एनर्जी इमिट नहीं होता। हाँ, एनर्जी का लेन देन तभी होगा जब जंपिंग होगी। ऊपर से नीचे जाऊंगा तो एनर्जी रिलीज होगा, नीचे से ऊपर जाऊंगा तो एनर्जी हमको सप्लाई करनी पड़ेगी, देनी पड़ेगी। अच्छा ठीक है भाई, अब इसमें अगला जो सेक्शन आता है,
अब इसी को एनसीईआरटी बहुत लंबे चौड़े बातों से समझाता है, इसलिए आप इसको भी एक बार पढ़ेंगे, वही सब बात है, लेकिन एक बार इसको पढ़ना जरूरी है, आप इसको पढ़ना। अब मैं यहाँ से कुछ सेक्शन आगे की तरफ लेके चलता हूँ, उसको ध्यान देना। अब सारे के सारे इंपॉर्टेंट सेक्शन यहाँ से शुरू होते हैं। ये तो बोहर्स की कहानी थी, लेकिन यहाँ से देखो एक एक करके बात करनी पड़ेगी। मैं पहली बात जो करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ रेडियस के ऊपर, रेडियस पर चर्चा करना चाहता हूँ, रेडियस पर चर्चा। अब एक फॉर्मूला तुमको ध्यान में होगा, r इक्वल्स टू 0.529 मल्टीप्लाई बाय n स्क्वायर बाई जेड एंगस्ट्रॉम, ये रिलेशन होता है। अगर याद नहीं भी रहे तो इंपॉर्टेंट इसमें यह है कि आपको ये पता होना चाहिए कि r प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर अपॉन जेड के, r प्रोपोर्शनल होता है n स्क्वायर अपॉन जेड के, जहां n का मतलब आपको पता होना चाहिए, ये यहां से ऑर्बिट है, क्वांटम नंबर जिसको बोलते हैं, 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। एक तो रेडियस की कहानी है जो आपको पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें लेके चलता हूं। तो एक रिलेशन ये आपको याद होना चाहिए। मैंने ऊपर वाली बात 0.529 याद रहे ना रहे, r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाय जेड होता है, ये पक्का याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए। चलो दूसरी बात, दूसरी जो चर्चा करना चाहते हैं वो करना चाहते हैं वेलोसिटी की डिपेंडेंसी की, यानी कि अब चर्चा होगी वेलोसिटी पे। कुछ कुछ बातें लिखते भी चलना कॉपी पे। एक तो पहले आज ये लिखो, r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाय जेड लिखो, r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाय जेड लिखो, याद भी करते चलो साथ साथ में, r प्रोपोर्शनल n स्क्वायर बाय जेड साथ साथ में याद भी करते चलो, बढ़िया सवाल करेंगे, मजा आएगा। चलिए देख रहा था कौन सब है, लोग सो गए होंगे, रात हो गई, छोटे बच्चे हैं नर्सरी वाले, सो गए होंगे। ऐसे ही मजे से सोते रहें, 1 महीने बाद सोते सोते मजा आ जाएगा, पेपर भी आएगा, सो के दे लेंगे, इसके बाद सोने का मौका मिले ना मिले। वेलोसिटी पर चर्चा कर रहे हैं। देखिए वेलोसिटी पर जब चर्चा कर रहे हैं तो पूरा इसका क्या कंडीशन है, हम यहां चाहते हैं कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बोहर्स ऑर्बिट फाइंड करना चाहते हैं, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अगर तुम प्रिसाइजली इसके फॉर्मूले की बात करो तो v इक्वल्स टू होता है 2.18 इंटू 10⁻⁶ z अपॉन n, और यूनिट तो तुम जानते ही हो मीटर पर सेकेंड। अपने को याद क्या रखना है, अपने को याद रखना है v की प्रोपोर्शनैलिटी, वो होती है v प्रोपोर्शनल z बाई n। तो ये दूसरा, ये कॉपी में लिख लो, कॉपी में लिखो कि ये रिलेशन v की प्रोपोर्शनलिटी का रिलेशन याद होना चाहिए, ये इसकी हमको जरूरत है, ये चीज अपने को पता होनी चाहिए। आओ फिर समझते हैं। अब अगली लड़ाई जो है वो है टाइम पीरियड की। अब हमसे मान लो टाइम पीरियड पूछा, टाइम पीरियड, अब याद नहीं करना, कितना याद करोगे, 2 याद कर लो। एक तो रेडियस की डिपेंडेंसी याद कर लो n स्क्वायर बाई जेड, वेलोसिटी की याद कर लो v प्रोपोर्शनल z बाई n, 2 तो एकदम से रट जाओ। अब तीसरी टाइम पीरियड की बात, तो ये तो निकाल लो, t इक्वल्स टू तुम जानते हो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, तो ऊपर में तुम लिखोगे डिस्टेंस, नीचे में तुम लिखोगे स्पीड, और डिस्टेंस मतलब एक चक्कर और स्पीड मतलब v। अब देखो यहां से आराम से समझो, टाइम पीरियड की हम तो यहाँ डिपेंडेंसी निकालना चाहते हैं। अब गौर से देखो, 2 और पाई तो कांस्टेंट है, 2 पाई तो कांस्टेंट हो गया, यानी कि मैं यहां से कह सकता हूं कि जो t प्रोपोर्शनल है वो प्रोपोर्शनल है r अपॉन v के। ओके, अब r की भी प्रोपोर्शनलिटी अपन जानते हैं और v की भी जानते हैं, इसीलिए याद कराया था, r की प्रोपोर्शनलिटी मुझे पता है n स्क्वायर बाई z होगी,
और v की प्रोपोर्शनलिटी अपने को पता है, ये सॉरी ऊपर में n नहीं, ऊपर में z और नीचे में n लिखना पड़ेगा। अब जब देखो क्या कहानी बन रही है, ये n स्क्वायर ऊपर और ये n मिलके क्या बन रहा भैया, n क्यूब, और z दो मिलके क्या बन गए, z स्क्वायर। ओके, मतलब एक रिलेशन आ गया यहां से कि भाई t प्रोपोर्शनल यहां से ऊपर में n क्यूब और नीचे में z स्क्वायर। याद रहा तो ठीक है, याद रहा तो ठीक है, नहीं तो मैंने निकालना सिखाया, सिर्फ दो को याद करने के लिए बोल रहा हूं, सिर्फ दो को याद करने के लिए बोल रहा हूं। टी तो आपको निकालने भी आ जाएगा तो बात बन जाएगी, नहीं तो कितना याद करते रहोगे। तुम ऐसे याद करना तो अच्छा है, जितना याद हो जाए सब अच्छा है, लेकिन मैं बता रहा हूँ रास्ता, आसान रास्ता कि भाई आप दो याद कर लें। आप टाइम पीरियड के लिए टेंशन नहीं लें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला तो आप 7वीं क्लास से पढ़ते आए हो, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा, एक और चर्चा होती है इसके ऊपर, और वो चौथी चर्चा है जहां पे हम पूछते हैं हमसे करंट के बारे में, हमसे पूछते हैं करंट। अब चक्कर लगाएगा इलेक्ट्रॉन, तुम जानते ही हो, फिर करंट की बात होगी। मान लो करंट को हमने आई लिख दिया, और करंट कोई पूछे तो आई का डेफिनेशन छोटा बच्चा भी कहेगा भैया ये Q/T होता है। ठीक है भाई, चार्ज से कोई समस्या नहीं, तो चार्ज को ऐसे ही छोड़ दो। टी की बात करते हैं, तो टी मतलब अभी हमने टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी निकाली है। देखो टाइम पीरियड की डिपेंडेंसी n क्यूब अपॉन जेड स्क्वायर, यहाँ चिपका देते हैं, ऊपर में n क्यूब और नीचे में कर देते हैं जेड स्क्वायर। अब जरा आराम से देखो प्रोपोर्शनलिटी, करंट की प्रोपोर्शनलिटी किस पे आ रही है, ये जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा और चार्ज तो कांस्टेंट ही होगा, समझो बात को, जेड स्क्वायर ऊपर जाएगा, और रही बात इस चार्ज की, अब इलेक्ट्रॉन का चार्ज तो कांस्टेंट होगा, यानी कि आई की प्रोपोर्शनलिटी आ रही है दोस्तों जेड स्क्वायर और नीचे में तुम्हारा n क्यूब, जेड स्क्वायर नीचे में n क्यूब, यानी कि मैं यहां से कह दूंगा I प्रोपोर्शनल जेड स्क्वायर और नीचे में आ जाएगा यहां से n क्यूब। ये जितनी भी बातें मैं कर रहा हूं ना, सब अपने आप में क्वेश्चन है, सब अपने आप में क्वेश्चन है। अच्छा ठीक है भाई, इतनी बात तो हो गई, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। स्लाइड इकट्ठा कर लेता हूं, आराम से देखते चलो। आओ, अब कितनी चर्चा हो गई भाई, 4 चर्चा हो गई। अब चलिए 5वीं चर्चा, फिफ्थ चर्चा, फिफ्थ चर्चा हम करना चाहते हैं काइनेटिक एनर्जी पर, काइनेटिक एनर्जी पे चर्चा करना चाहते हैं। अब देखो इसको कैसे करें, हम तो भाई एक ही नियम जानते हैं, हम तो बोहर्स के हिसाब से चलेंगे। हम तो कहेंगे भाई जो हमको रिक्वायरमेंट होगी सेंट्रीपिटल फोर्स की, वो यहाँ फुलफिल करेगा कोलम्बिक फोर्स, तो जो कि kZe² अपॉन r² आया था, और mv²/r सेंट्रीपिटल फोर्स है। अब अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, दोनों तरफ 1/2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो देखो क्या फायदा होगा। देखो ये बन गया हाफ mv² यानी कि काइनेटिक एनर्जी, और नीचे r छोड़ दो, और ये यहां से आ गया kZe² अपॉन यहां से आया तुम्हारा r²। अब आराम से देखो, हमारी लड़ाई तो काइनेटिक एनर्जी की है, और वो काइनेटिक एनर्जी ये रहा हाफ mv²। अब हाफ हाफ कैंसिल नहीं करना, क्योंकि मैंने काइनेटिक एनर्जी के लिए ये सारी मेहनत करी है, ये रहा काइनेटिक एनर्जी। अब जरा सोच के देखो, मैं r के साथ कुछ काम कर सकता हूं, इसको इससे हटा देता हूं, तो अब काइनेटिक एनर्जी का एक फॉर्मूला आ गया। वो क्या आ गया, वो आ गया हाफ ऑफ kZe², हाफ ऑफ kZe², और नीचे में आ गया r। क्यों ना इधर इसको लिख लें कि भाई अगर मेरे से कोई काइनेटिक एनर्जी पूछेगा तो मैं उसको बोल सकता हूं k टाइम्स Ze², और नीचे में मैं लिख दूंगा 2r। ये बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की, ये बात हो गई काइनेटिक एनर्जी की।
याद रहे, अच्छी बात है, याद तो आपको जितना रहे सब ठीक है, कोई घाटा थोड़ी है। 5 नंबर। अब आइए 6 नंबर। 6 नंबर, अब हम चर्चा करना चाहते हैं पोटेंशियल एनर्जी पे। ठीक है भाई, पोटेंशियल एनर्जी, चार्ज की बात हो रही है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कूलम्बिक फोर्स की बात आ रही है, तुरंत आपका दिमाग क्लिक करेगा कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी का मतलब के, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज और बीच की दूरी, ये रहा रेडियस। आराम से पकड़ लो। अब के में तो कोई समस्या नहीं है, पहला चार्ज न्यूक्लियस का ले लेते हैं, दूसरा चार्ज इलेक्ट्रॉन का ले लेते हैं, बीच की दूरी रेडियस पे घूम रहा है। तो बताओ U का रिलेशन बढ़िया आ गया। पहली बात तो माइनस में आ गया, माइनस में आ गया, कितना आ गया, K टाइम्स ZE² अपॉन R। ये है हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी। निगेटिव आया है, कोई टेंशन नहीं। अब देखो आराम से, पोटेंशियल एनर्जी ध्यान में रखने की टेंशन ही नहीं है, हम इसमें एक्सपर्ट हैं, सब चैप्टर पढ़ के आए हैं। अब देखो भाई, अब क्या नाम है इसका, 6 नंबर के बाद आ गया 7 नंबर। 7 नंबर में हमसे पूछा जाता है टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी देखते ही मन खुश होना चाहिए कि हमसे जैसे ही कोई टोटल एनर्जी पूछेगा तो हम उसको कहेंगे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को जोड़ दीजिए। काइनेटिक एनर्जी आप लेके आए हैं के ZE² अपॉन 2R, प्लस पोटेंशियल एनर्जी आप लेके आए हैं माइनस ऑफ के ZE² अपॉन R, दोनों को जोड़िए। जोड़ते ही टोटल एनर्जी, पहली बात तो माइनस में, उसके बाद से K टाइम्स ZE² अपॉन आ गया ये 2R। सही है, सही है, सही है। ये देखिए, तो ये टोटल एनर्जी की बात यहां से हो गई। अब चलो, टोटल एनर्जी की बात हो गई, 7वें पॉइंट की बात हो गई, 8वें पॉइंट में रेशियो पकड़ लेते हैं, क्योंकि रेशियो पे सवाल पूछते हैं वो। अच्छा, तुमको टोटल एनर्जी में एक और बात तुमको पता होगी, वो भी लिख देता हूँ, केमिस्ट्री में भर भर के यूज होता है। ये देखो, तुमको एक फॉर्मूला याद होगा टोटल एनर्जी का, वो होता है ना माइनस ऑफ 13.6 Z² अपॉन N² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये भी काम आ जाता है, ये भी काम आ जाता है। ये देखिए, ये भी आपको ध्यान में, बस कुछ नहीं है, ये वैल्यू रखा है, वैल्यू रखा है, आ गया, वैल्यू रखा है आराम से। चलिए अब देखिए, अब हमसे रेशियो पूछा जाता है। रेशियो भी दो तरीके से, पहला कहते हैं वो कि भाई काइनेटिक एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। अच्छा, और दूसरा वो कहते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी अपॉन, वो तो पूछने की बात है, टोटल एनर्जी का रेशियो क्या होगा। अब तुम आराम से देख सकते हो, काइनेटिक और टोटल एनर्जी का रेशियो होगा -1, और पोटेंशियल एनर्जी अपॉन टोटल एनर्जी का रेशियो, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी का रेशियो पकड़ लो, 2 होगा, 2 होगा। आराम से देखो, सांस ले लो, देखो आराम से देखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक सब ठीक चल रहा है, यहां तक सब ठीक चल रहा है, यहां तक सब ठीक चल रहा है। अब देखो, अब देखो भाई, हमने जो इतनी बातें करी हैं, हमने जो इतनी बातें करी हैं, अब हम न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे। अब जब न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको शॉर्ट नोट्स बनवा देता हूं। देखिए, शॉर्ट नोट्स में क्या क्या पता होना चाहिए न्यूमेरिकल के लिए। चलो, पहली बात कि सबसे इंपॉर्टेंट बात डिपेंडेंसी। क्यों ना एक टेबल बना दे, क्यों ना एक टेबल बना दे, ए टेबल बना दे, ऐसे ऐसे, इतना बड़ा नहीं भैया, छोटा बन जा, छोटा बन जा। ये देखो, आओ सबसे पहले डिपेंडेंसी की बात। सबसे पहले अपने को क्या, 3 डिपेंडेंसी है भाई। एक तो आर की डिपेंडेंसी पता हो जाए तो मजा आ जाएगा,
वो होता है n स्क्वायर, नीचे आता है हमारा z। ये कहानी चलती है एंगस्ट्रॉम में। v की डिपेंडेंसी पता होनी चाहिए, ऊपर में z, नीचे में n, और v मीटर पर सेकंड की बात हो, यूनिट पे ध्यान रखिएगा। अब टोटल एनर्जी किस पे डिपेंड हो रहा था? ये हो रहा था टोटल एनर्जी में, ऊपर में था जेड स्क्वायर और नीचे में था तुम्हारा एन स्क्वायर, और इसको हमने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया था। तीन चीजें तो ये पता होनी चाहिए, अच्छा, उसके बाद चौथी बात, बोहर्स की कहानी, उसने दो बातें कही थी जिससे न्यूमेरिकल बनता है। एक तो कि जो mv स्क्वायर बाई आर है वो कोलम्बिक फोर्स के बराबर होगा, के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर के बराबर होगा। और दूसरा जो न्यूमेरिकल में काम आता है वो एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड वाला, एल बराबर एम वी आर, याद करिए सर्कुलर मोशन में एंगुलर मोमेंटम एम वी आर, और वो क्या होता है, वो एन एच अपॉन 2 पाई का मल्टीपल चलता है। इतनी चीजें अगर याद रहे तो आगे का न्यूमेरिकल आराम से चलेगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कहीं से कोई समस्या नहीं है। अब न्यूमेरिकल के तरफ चलेंगे, एक एक करके सवाल करेंगे तो ठीक रहेगा। सवाल बस पढ़ना है, पढ़ने के बाद आपको अटेम्प्ट करना है, अटेम्प्ट करने के बाद से जब आपके पास दिक्कत होगी तो आप बताइएगा, फटाफट आगे बढ़ेंगे। चलिए पहला सवाल, फर्स्ट क्वेश्चन, आराम से पढ़ें। देखें, कह रहा है कि बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडेड बाय कूलम्ब अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। इसमें मुझे कोई समस्या नहीं, रेडियस का बस ये नाम बदलना चाहते हैं। ये कहते हैं कि आप रेडियस को यहाँ ए नॉट बोलो, ठीक है भाई, बोल देंगे। अच्छा, if a naught is the radius of the ground state orbit and m is the mass, m मास है, e चार्ज है, और एप्सिलॉन नॉट वैक्यूम परमिटिविटी है, हमको कोई समस्या नहीं है। स्पीड हमसे पूछा है। अब इतनी जब चर्चा हो, स्पीड की बात हो, एप्सिलॉन नॉट की बात हो, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक में जाना है, स्पीड की बात हो, मास की बात हो, मतलब अपने को कहीं मैकेनिक्स में भी रहना है। इन दोनों को रिलेट करने के लिए बोहर ने एक ही बात कही थी कि जो यहाँ पे रिक्वायर्ड सेंट्रिपिटल फोर्स होगा mv स्क्वायर बाई आर, वो प्रोवाइड करेगा कौन? कोलम्बिक फोर्स। तो के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। बस रेडियस को इस क्वेश्चन में ए नॉट रखना है, तो mv स्क्वायर, और नीचे में मैं रख सकता हूं आर नहीं, ए नॉट इक्वल्स टू के। अब के जिसने एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में बात करी है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और उसके बाद से देखो, एक तो इसने बात करी हाइड्रोजन एटम की, तो जेड की वैल्यू जो है, इसको देख के हमने कहा कि जेड को 1 लेना चाहिए, ये हमने 1 ले लिया। अब ई एलिमेंट्री चार्ज है तो उसको ई छोड़ दिया और नीचे पहुंच गए, और नीचे हमने ए नॉट का स्क्वायर लिख दिया। ये हमने इतनी कहानी यहां से कर ली, बस यहां से कोई दिक्कत ही नहीं है। ए नॉट, अब जिसको काट पीट कर लो थोड़ा सा, ये वाला जो ए नॉट है इससे ये स्क्वायर वाला खत्म हो गया। अब यहां से कहानी क्या बन रही है, अब आप देखिए, जो हमारा वी स्क्वायर आ रहा है वो वी स्क्वायर आ रहा है, ये रहा ई स्क्वायर, और इधर से एम को नीचे ले आओ तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट साथ में एम। अब तुमको इसने v पूछा है तो v इक्वल्स टू रूट ओवर इतना, तो e ऊपर और नीचे वाला पूरा परिवार रूट में आ गया, यानी कि 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए नॉट और साथ में m। ये कहानी बनती है भाई, ये कहानी बनती है।
जो कि ऑप्शन नंबर 3 में फटाफट दिख रहा है। ये है बात, ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 सही है, सही है, सही है, ऑप्शन नंबर 3 बढ़िया। चले आगे बढ़े, आगे बढ़े अगले सवाल पे। ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम रिलेशन बिटवीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n एंड रेडियस ऑफ स्टेबल ऑर्बिट। बिल्कुल रिलेशन पूछा है, रिलेशन। और रिलेशन में तो कोई टेंशन ही नहीं है, हमको अभी याद करके आए, अभी याद करके आए, बताओ। हम याद करके आए हैं कि भाई आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर अपॉन जेड होता है, और यहाँ जेड नहीं 1 लिया जाएगा क्योंकि हाइड्रोजन की बात है। यानी कि सीधा सीधा मैं कहूंगा आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, ये 4 नंबर सही, सही बात है, सही बात है, सही बात है। आगे चलिए, आगे चलिए, ये लीजिए, इसको करें, इसको करें। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, the radius of first Bohr orbit is 0.5 angstrom. Then radius of fourth Bohr orbit, fourth Bohr orbit, अच्छा r का n के साथ रिलेशन पूछा है, बात समझो। इसने r का n के साथ रिलेशन पूछा है। सवाल हर बार सोचना है थोड़ा। आर का एन के साथ रिलेशन, तुरंत मन खुश होना चाहिए कि हमको तो ये याद है कि भाई आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर बाय जेड होता है, तुरंत इसको लगा देंगे। अब जेड की वैल्यू, अब चूंकि इसने क्या बोला, अच्छा कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला तो जेड बराबर 1 लेना है, समझ लो बात। कुछ नहीं बोला, बात समझिए, कुछ नहीं बोला तो नथिंग इज गिवन, नथिंग इज गिवन। जब कुछ नहीं बोले तो जेड बराबर 1, ठीक है भाई। इसका मतलब जैसे ही मैं इस जेड को 1 पुट करूंगा तो मैं कहूंगा आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, बस खेल खत्म। अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब लगा दो, यहां से R1 अपॉन R2 कर लो, ये हो जाएगा N1 अपॉन N2 इसका स्क्वायर। अब R1, क्वेश्चन कहा था रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर ऑर्बिट इज 0.5, तो R1 0.5 है, हमसे पूछा है R2 इक्वल्स टू N1, कह रहा है कि फर्स्ट बोहर ऑर्बिट मतलब N1 की वैल्यू 1, उसके बाद कह रहा है फोर्थ बोहर ऑर्बिट मतलब ये जा, अब इसका रहा स्क्वायर, बस कुछ नहीं, यहां से सॉल्व करें R2 आएगा। अब जब यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे 4 का स्क्वायर 16, 16 गुने 5 80, तो 80 और पॉइंट लग जाएगा तो 8 एंगस्ट्रॉम, 8 एंगस्ट्रॉम आएगा। पकड़ लीजिए 8 एंगस्ट्रॉम है, ये देखिए, ये देखिए, ये इसका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बिल्कुल सही बात है, सही जा रहे हैं सब लोग, कोई समस्या नहीं, कोई समस्या नहीं। समस्या अब है, अब सबसे खास, सबसे इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीवीआई टॉपिक आया है, वीवीआई टॉपिक, और उस वीवीआई टॉपिक का नाम है स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, अभी हम बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की। बेसिकली हमको यहाँ पे लाइन के ऊपर चर्चा करनी होती है, लाइन के ऊपर चर्चा करनी होती है। ये देखो, बड़ा आराम से एकदम से सांस ले लो, छत खिड़की दीवार छिपकली के लिए काउंट कर लो कितने हैं तुम्हारे रूम में, मकड़े के जाले, छिपकली, गंदगी,
सब देख लो, साफ सफाई कर लो मनी मन कि सुबह सुबह सब साफ करना है, नो मकड़े का जाल, नो छिपकली, नथिंग एल्स। आंख इधर उधर कर लो, मोबाइल से ऐसे गर्दन घुमा लो इधर उधर, सब शांत हो जाओ बिल्कुल आराम से मजे से। अब मेरी एक एक बात सुनना, एक एक बात मेरी सुनना आराम से, बिल्कुल शांति। यहां से भरपूर सवाल बनेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट फोकस वाला टॉपिक। अब देखो मजे से, तुम जो यहां देख रहे हो ये तुम पहचानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। ये कहानी n बराबर 1 की होगी, इसके ऊपर जाऊंगा n बराबर 2 होगा, इसके ऊपर जाऊंगा तो n बराबर 3 होगा, ये n बराबर 4 होगा, उसके ऊपर जाऊंगा तो n बराबर 5 होगा, और ज्यादा ऊपर चला जाऊंगा तो n बराबर इनफाइनाइट होगा। चलो भाई, इसमें तो किसी को कोई दूर दूर तक समस्या नहीं है। अच्छा, अब हम एक एक करके सीरीज की बात करते हैं। आप देखो सबसे पहले, सबसे अपने एक्सट्रीम लेफ्ट में, यहां आ जाओ, यहां आ जाओ, एक्सट्रीम लेफ्ट में आ जाओ और ब्लू कलर वाले पे आओ। देखो अल्टीमेटली फाइनली यहां पे आया किस में है, जंपिंग तो कहीं से भी हो सकती है, लेकिन अल्टीमेटली यहां पहुंचा है n बराबर 1 में। यानी कि जब इलेक्ट्रॉन आया कहीं से वो मैटर नहीं है, वो पहुंचा कहां, तो n बराबर 1 पे पहुंचा। डेस्टिनेशन फाइनली n बराबर 1 पे पहुंचने की कंडीशन को हम बोलते हैं लाइमन। ये जो कहानी है ये कहलाती है लाइमन, लाइमन सीरीज भी कहते हैं। यानी कि लाइमन की सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें आया कहां से वो मतलब नहीं है, लेकिन वो पहुंचा कहां है, n बराबर 1 पे। लाइमन का मतलब n बराबर 1 में पहुंचना। ओके, अब देखना इस पे सवाल बहुत बनते हैं। लाइमन की जो सीरीज होती है ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में आती है, यानी कि इसको आपको यूवी रीजन में ये आएगा। पहली बात तो ये अपने आप में एक सवाल है। दूसरा, रेड वाले पे आओ। रेड वाले पे अल्टीमेटली ये पहुंचा कहां है, तो n बराबर 2 में पहुंचा है। n बराबर 2 में पहुंचने को तुम जानते हो बामर सीरीज बोलते हो, इसको तुम बोलते हो बामर। अच्छा, ये बहुत खास है क्योंकि सबसे पहले यही खोज में आया था, क्योंकि ये होता है विजिबल रीजन में। सबसे पहले खोजा गया, सबसे पहले यही खोजा गया। अब देखो ग्रीन वाले पे आओ। ग्रीन वाला देखो, आया कहीं से वो मैटर नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली पहुंचा कहां, तो वो पहुंचा है n बराबर 3 पे। n बराबर 3 पे पहुंचने को पाश्चन कहते हैं, पाश्चन कहते हैं। अच्छा, अब देखो n बराबर 4 और इससे ज्यादा अपने को टेंशन नहीं है। अल्टीमेटली पहुंचा कहां, ब्लैक वाले पे आ जाओ, ब्लैक वाले पे आ जाओ। वो पहुंचा है n बराबर 4 पे, तो इसको तुम बोलते हो ब्रैकेट, ब्रैकेट। अब देखो यहां से सवाल क्या बनता है, देखना ध्यान से। लाइमन वाला रीजन यूवी रीजन होता है, बामर वाला विजुअल होता है, और इसके अलावा जितने भी पाए जाएंगे सब का सब फिक्स है, सब इंफ्रारेड में होंगे, सब इंफ्रारेड रीजन में होंगे। ये भी इंफ्रारेड और ब्रैकेट भी इंफ्रारेड, सब इंफ्रारेड। तो एक तो सवाल यहां से बन गया इनके रीजन को लेके। अब आराम से देखना इसमें कंडीशन कैसे कैसे बनेगी, धीरे धीरे बात को समझना। 4 तरह के सवाल यहां से बनते हैं, 4 तरह के सवाल। पहला सबसे खास है लाइमन, हम लाइमन पे चर्चा करते हैं। तो हमसे पूछा जाएगा कि बताओ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज कौन सा है। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, आराम से समझना। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन, देखो जैसे ही किसी ने कहा लाइमन, लाइमन सुनते ही बात यह है कि मुझे n बराबर 1 में आना है, मुझे n बराबर 1 में आना है, तभी मैं लाइमन की तरफ रहूंगा, मुझे n बराबर 1 में आना है।
अच्छा, लोग जहां आते हैं ना उसको n1 मान लेते हैं, n1 बराबर 1। अच्छा, और जहां से आते हैं उसको n2 मानते हैं, n1 बराबर 1। तो मैं क्या करता हूं, मैं अपने लिए बता रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि फाइनल मेरे लिए जो n की वैल्यू है 1, क्योंकि आना तो उसी में है। अच्छा, अब कह रहा है फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। भाई आना तो 1 में है और सबसे नजदीक में कौन है, वही तो फर्स्ट है। यानी कि जैसे ही फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन की बात होगी, यानी कि उसके लिए तुम कहोगे 2। जैसे फर्स्ट लाइन की बात होगी किसके लिए, लाइमन के लिए, तो उसके लिए तुम कहोगे n बराबर 2। इसका मतलब फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन कोई कहे, इसका मतलब ट्रांजिशन जो हुआ है वो 2 से 1 का हुआ है, 2 से 1 का हुआ है। अब जरा देखो मैं क्या करता हूं, लोग तो n बराबर 2 को क्या बोलेंगे, वो कहेंगे n2 बराबर 2। अब मैं कहूंगा भाई आया है ना वहां से, तो यहां से इसको इनिशियल बोल लो, उसको इनिशियल बोल लो, तो n इनिशियल बराबर 2, मैं ऐसे कह लेता हूं। क्योंकि तुमको एक फॉर्मूला ध्यान में होगा, 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर, बड़ा फेमस है, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस पे थोड़ा चर्चा करते हैं। ये फॉर्मूले में जो ये 1/λ होता है, इसको आपको पहचानने आना चाहिए। इसको कहते हैं वेव नंबर, ये कहलाता है वेव नंबर। ठीक है भाई, ये जो आर है, आर पहचान में आना चाहिए। आर को कहते हैं रेडबर्ग कांस्टेंट, और जेड को तो आप पहचानते ही हैं, ये जेड जो होता है दिस इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। इसमें तो कोई समस्या वाली बात नहीं है। अच्छा सोचो, अगर मैं क्यों 1-2 का लफड़ा रखूं, 1-2 का लफड़ा रखूं, मैं अपने काम को आसान करने के लिए अगर इस फॉर्मूले को ऐसे लिख दूं कि भाई 1/λ इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। अब देखना, अब देखना, 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, लिख तो सकता हूं। मतलब जहां से आया और उसको हमने इनिशियल बोल दिया, और जहां गया उसको फाइनल बोल दिया। जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, जिसको जो अच्छा लगे कर सकता है। इसको मैंने फाइनल बोल दिया है और इसको मैंने इनिशियल बोल दिया, जिसको जो अच्छा लगे वो कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलो क्या पूछ रहा हूं मैं, देखना क्या पूछ रहा हूं, ध्यान देना। अब मैं दूसरा सवाल पूछ रहा हूं कि भाई लाइमन के लिए, जो लाइमन है, लाइमन के लिए कोई तुमसे पूछे कि लास्ट लाइन क्या होगी, तो लाइमन के लिए लास्ट लाइन की बात होगी तो क्या बोलोगे, सबसे दूर वाला। मतलब आना तो 1 में ही है, तो लास्ट लाइन लाइमन की कौन होगी, तो इनफाइनाइट, ये होगी लास्ट लाइन लाइमन की। अच्छा, अब आओ थोड़ी सी चर्चा और समझाता हूं, थोड़ी सी चर्चा, अच्छे से समझना इस बात को, इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब क्या है समझना, तुमको एक रिलेशन याद होगा कि भाई मेरे से कोई अगर एनर्जी पूछे तो मैं उसको कह सकता हूं Sc/λ, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, डेल्टा ई पूछे, ऐसे भी तो बोल सकते हैं, डेल्टा ई पूछे तब भी Sc/λ, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा यहां सोच के देखो, जब 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 ये दोनों टर्म, क्योंकि H और C तो कांस्टेंट है, यानी कि अगर मैंने इसको कर दिया ज्यादा तो ऊपर वाला टर्म जो है डेल्टा ई, जिसको तुम अब एनर्जी गैप भी तो कह सकते हो, इस डेल्टा ई को कम होना पड़ेगा। दूसरी भाषा में, अगर मुझे, सुनना ध्यान से, अगर मुझे
एनर्जी गैप डेल्टा ई कम चाहिए तो मुझे लेमडा ज्यादा रखना पड़ेगा। ज्यादा रखना पड़ेगा मतलब लॉन्गर, लॉन्गर, ज्यादा लॉन्गर है मतलब एनर्जी गैप कम होना चाहिए। और एनर्जी गैप कम होने के लिए पास वाले से आ जाओ, पास वाले से आ जाओ। अब जरा सोचो यहां से सवाल क्या बनेगा। यहां से एक सवाल बनता है कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी। ओहो, लॉन्गेस्ट, पहली बात तो समझो बात, और लाइमन सीरीज है तो फाइनली मुझे आना तो 1 में है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ है, इसका मतलब तुरंत फॉर्मूला ध्यान में आना चाहिए, डेल्टा ई बराबर एस सी बाई लेमडा। ये सबसे ज्यादा होने के लिए इसको सबसे कम होना पड़ेगा, कम होने के लिए पास वाले से आना पड़ेगा, और सबसे पास इसका कौन होगा, 2। यानी कि जब भी लाइमन सीरीज में 2 से 1 में ट्रांजिशन होगा उस कंडीशन में जो वेवलेंथ निकलेगा वो लॉन्गेस्ट होगा। इस बात को समझ में आना चाहिए। अब चौथी बात क्या बन सकती है, वही ठीक इसका उल्टा। अब हमसे कोई कहे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, अब जरा समझो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ किसका, तो लाइमन सीरीज, लाइमन शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। ओ ठीक है, एक बार फिर से देखेंगे बात बन जाएगी। डेल्टा ई तुरंत मन में आना चाहिए, एस सी बाई लेमडा। शॉर्टेस्ट इसको कम, इसका मतलब डेल्टा ई ज्यादा, ज्यादा मतलब एनर्जी गैप ज्यादा। डेल्टा ई क्या है, यही तो एनर्जी गैप है, एनर्जी गैप। अच्छा एनर्जी गैप गैस नहीं रे, गैप लिखना, एनर्जी गैप, एनर्जी गैप ज्यादा मतलब दूर से आओ, दूर से आओ, दूर से आओ। इसका मतलब ट्रांजिशन कहां से होना चाहिए, इन्फानाइट से। अच्छा कहां को होना चाहिए, बात लाइमन की है तो अल्टीमेटली 1 में ही आना पड़ेगा। बताओ यहां तक बात क्लियर है क्या, यहां तक बात क्लियर है क्या। बात क्लियर है तो क्लियर का सी टाइप करें। यस, यस आया, यस, ये है कहानी। चलिए अब करेंगे सवाल शुरू, और सवाल में लगेगा दिमाग, सवाल में दिमाग। कहानी खत्म है, सिर्फ क्वेश्चन है, सिर्फ क्वेश्चन। ये क्या फोटो पड़ा हुआ है, अच्छा एक फोटो है भाई, चलो इसके ऊपर बात करते हैं। एक फोटो है, ये भी एक अच्छी चीज ही है, ये काम आता है, जैसे केमिस्ट्री में भी आता होगा तुमको काम। देखना क्या है बताता हूं। तुमसे पूछा जाता है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन क्या है समझाता हूं। देखो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। अच्छा कहां आने के लिए, भाई ग्राउंड स्टेट में आने के लिए, ग्राउंड स्टेट में आना है तो नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितना होगा, कितने नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन इमिट होंगे अगर हमको ग्राउंड स्टेट में आना है। समझने के लिए ये फोटो यहां रखा है, n बराबर 1 से ये नीचे रहा, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है। मान लो ऐसे ही मुझे बिना फॉर्मूले के, मान लो मुझे फॉर्मूला नहीं पता और ऐसे मुझे आना है कहाँ, भाई ग्राउंड स्टेट में n बराबर 1 पे पहुंचना है और मुझे आना है 4 से, 4 से यहाँ पे खड़ा हूं मैं, यहाँ पे खड़ा हूं। सोचो मैं चौथी मंजिल पे खड़ा हूं, चौथी, या फिर ऐसे करो चौथे नंबर की सीढ़ी पे खड़े हो, 4 नंबर की सीढ़ी पे खड़े हो, तुमको 1 नंबर में जाना है। एक उपाय तो वह है कि गुड बॉय की तरह 4 से 3 पे जाओ, 3 से 2 पे जाओ, 2 से 1 पे जाओ, या फिर कुछ शैतान की तरह या तो क्या करो फटाफट
4 से तुरंत से 2 में कूद जाओ और उसके बाद 2 से 1 में आ जाओ, या फिर ऐसा कर लो पहली सीढ़ी पटक 4 से 3, उसके बाद 3 से डायरेक्ट कूद जाओ, या फिर मेरे जैसा कोई हो डायरेक्ट 4 से लेके 1 पे कूद जाए। मर्जी उसकी है, मर्जी उसकी है। जरा सोचिए, इसका मतलब क्या हम सोच सकते हैं कितने तरीके हो सकते हैं यहां से यहां पहुंचने के, कितने तरीके हो सकते हैं। अब जरा सोचो, अब इतना दिमाग कौन लगाए कि भाई कैसे कैसे जाना है, क्या करना है नहीं करना है। तो भाई इसके लिए एक नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का एक जुगाड़ बना, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का एक जुगाड़ बना। क्या जुगाड़ बना समझिए, आप डायरेक्ट डायरेक्ट फॉर्मूला लगाओ n टाइम्स, यहां लिख देता हूं n टाइम्स n माइनस 1 अपॉन 2, n टाइम्स n माइनस 1 अपॉन 2। इससे नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकल जाएगा, नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकल जाएगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे इसमें किसी को अब जाके घर पे रीजनिंग खेलना, जैसे मान लो किसी को 4 से लेके 1 में आना है तो सीधा सीधा n बराबर 4 पुट करो। देखो n बराबर 4 पुट करो और आ जाओ 4 इंटू 4 माइनस 1 बाई 2, कितने हो गए 3 4 12 6, तो ये 6 लाइन बनेंगी, 6 लाइन बनेंगी। घर पे बैठ के आराम से देखिएगा कि हाँ मुझे इस तरीके से आना है, हाँ रास्ता रिपीट नहीं करना है, तो कितनी लाइंस बनेंगी, तो इस तरीके से लाइन बनेंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन निकालने का फॉर्मूला होता है n टाइम्स n माइनस 1 बाई 2। एक तो ये होता है। अच्छा एक ये भी होता है, कुछ वैल्यू आपको याद हो तो मजा आ जाएगा। जैसे अगर ये आपको याद हो ना तो आपको मजा आएगा। देखो ये काम का है, आपको एक तो एनर्जी लेवल सबसे नीचे की एनर्जी आपको पता माइनस का 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आपको याद होगा, उसके ऊपर माइनस का 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये माइनस क्यों आया, अभी हमने कैलकुलेट किया था ना टोटल एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, वहां से देखो। अब ये होता है माइनस का 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और ये होता है माइनस का 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक तो ये पता होना चाहिए। अगर गैप पता है तो मजा ही आ जाएगा। ये गैप अगर पता है कि भाई आपको n बराबर 2 और 1 के बीच का गैप तुमको पता होगा 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा फिर समझो, अब यहां से 1 से लेके 3 का गैप, ये देखो किसी को याद हो तो 12.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। उसी तरीके से आप ऊपर से एक और पकड़ लीजिए तो ये गैप कितना होता है 12.75 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर ये ध्यान में है तो मजा आ जाएगा, ध्यान में है तो मजा आ जाएगा। तो ये चीज अगर आप ध्यान रखें, थोड़ा गैप वगैरह का कितना होता है ये सब अगर ध्यान रहे तो चीजें अच्छी हो जाएंगी। अब चलो, अब ज्ञान की बात बहुत हो गई, अब उसका यूज करें, सवाल करें। पहला सवाल, पहला सवाल किधर है, इधर 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 इधर, ये है भैया, ये है, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। The wavelength of first line of Balmer series of hydrogen spectrum is lambda. What is the wavelength of second line? Second line मैं करता हूं, साथ साथ करते हैं, समझिए, खूब डिस्कस करके कर रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं, आराम से सुनो। इसने कहा है, सबसे पहले इसके वर्ड देखो, इसने कहा है बामर सीरीज, ओके। मैं सबसे पहले तो ये जैसी देखूंगा ना बामर, मैं समझूंगा भाई फाइनली, फाइनली यहां पे इसने देखना द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ बामर बोला है, तो एक तो फर्स्ट लाइन, तो बामर बोले तो उसमें क्या होना चाहिए n बराबर 1 में। अब जरा देखना, लेकिन इसने कहा है फर्स्ट लाइन, सुनना अब मामला फंसा, फर्स्ट लाइन ऑफ बामर।
यार n बराबर 1 पे मैं हूं तो मेरे लिए पहला कौन होगा? अब मैं तो खुद ही n बराबर 1 पे हूं, तो मेरे सबसे करीब, मेरे सबसे पास, मेरे से फर्स्ट, मेरे से जस्ट आगे कौन है? तो मेरे से जस्ट आगे, ये बामर की बात हो रहा ना, n बराबर 1 कैसे कर दिया? कौन है ये आदमी? n बराबर 1, गोली मार दो इसको। बामर n बराबर 2, पागल हो गया। n बराबर 2, n बराबर 2। हाँ, आ जाएगा, आ जाएगा, आंसर तो आ जाएगा, मैं डिस्कस कर रहा हूं उसको। देखिए n बराबर 2। अच्छा, फर्स्ट लाइन है बामर का, यानी कि कहानी मैं 2 पे हूं, यानी कि मैं कहां से आऊंगा? 3 से। यानी कि यहां ओवरऑल जो ट्रांजिशन होना है वो 3 से लेके 2 के तरफ होना है, 3 से लेके 2 के तरफ होना है। यानी कि फर्स्ट लाइन ऑफ बामर का मतलब है 3 से लेके 2 की तरफ। आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। अब यहां से थोड़ी सी कहानी इसकी कि भाई 1/λ इक्वल्स टू ये रहा r/z²। अब देखना कहानी वही है, हमारे को फाइनली कहां पे आना है? फाइनली आना है मुझे 2 में, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर। अच्छा, अब कहानी ऐसी हो गई 1/λ इक्वल्स टू, ये कहानी समझिए, ये रहा r/z², और ये कितना हो जाएगा? 1/4 माइनस 1/9, उल्टा कर लो, 9/4/36। यानी कि यहां से कहानी, अब यहां से लेमडा निकाल लो, लेमडा जैसे निकालोगे ऊपर कर लो 36, और ये 9 में 4 गया 5, ये आ गया 5r/z²। ये यहां से लेमडा की वैल्यू आई, लेमडा की वैल्यू आई। अच्छा, अब ये कह रहा है व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ सेकेंड लाइन? सेकेंड लाइन का अब यहाँ पे बात हो रही है बामर की, यानी कि अब जरा देखो, मैं अगर कहूंगा सेकेंड लाइन और बात चल रही है बामर की और बात है सेकेंड लाइन की, इसका मतलब बामर है तो 2 में आऊंगा। अब सेकेंड मेरे से 2 पे हूं, 2 आगे कौन होगा? 4, मतलब ट्रांजिशन 4 से 2 में चलेगा। अरे 2 मेरे लिए फाइनल है और 4 मेरे लिए इनिशियल है, 4 से आना है। अब देखना, अब मुझे लेमडा नहीं पता, मुझे वेवलेंथ उसका पूछा है, तो जैसी मेरे से वेवलेंथ पूछा है मैंने इसको x मान लिया और उसके बाद लगा दिया फार्मूला, और फार्मूला जैसी लगाया तो वो आया 1/x इक्वल्स टू r/z²। आना कहाँ है? 2 में। आना कहाँ से है? तो 4 से। अब देखना, 4 का स्क्वायर 16, 1/16, 2 का स्क्वायर 1/4, उल्टा कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए तो x की वैल्यू यहां से आ जाएगी, ऊपर में जाएगा 16 और नीचे में आएगा 3r/z²। ये आ गई x की वैल्यू। अब कहानी क्या है? अब कहानी क्या है समझिए, अगर एक तो मुझे x पता हो गया, दूसरा मुझे लेमडा पता है, क्यों ना मैं इसको डिवाइड कर दूं भाई, x/λ कर दूं, x/λ कर दूं, और x की वैल्यू भी मुझे पता है, लेमडा की वैल्यू भी पता है। तो जैसे ही x/λ करोगे ना, अब मजा आ जाएगा तुमको। यहां से वैल्यू मिलेगी x इक्वल्स टू 20/27 लेमडा। ये अब मिल जाएगा ऐसा, अब मिल जाएगा ऐसा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब कुल मिला के बात यह है कि यहाँ पे पैसेंसफुली अगर आपने कैलकुलेशन कर लिया तो आपकी बात यहाँ सही हो जाती है, इसमें कोई दिक्कत, स्टेप ऐसा है। बाकी कैलकुलेशन में आप जीनियस हैं, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है, बिल्कुल सही जवाब है सबका। इसमें देखना यह है कि आप चीजों को क्लिक कैसे कर रहे हैं। जैसे जैसे एक सवाल और इसी स्टाइल में, अब लाइमन पे करते हैं, लाइमन पे इसको करिए, लाइमन पे करा जाए।
आइए समझते हैं। इसने कहा है द वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ सेकेंड लाइन ऑफ बामर। कैसा भैया? तो फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सेकेंड लाइन ऑफ बामर के जैसा है, बिल्कुल वेव ऑप्टिक जैसा नहीं लग रहा? इसका फ्रिंज, इसका डार्क, उसका ब्राइट। एटॉमिक नंबर जेड है और ऐसी कहानी। एक एक करके बात करो। पहले क्या बात करी है इसने? लाइमन की। तो क्यों ना हम पहले लाइमन की चर्चा कर ले। लाइमन की बात होती है तो मुझे आना होता है 1 में। अब देखना है कहां से आना है। अब इसने कहा है फर्स्ट लाइन, मतलब लाइमन के लिए फर्स्ट तो, लाइमन खुद ही 1 में है तो लाइमन के लिए फर्स्ट तो 2 में होगा। इसका मतलब हो गया फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। हाँ बिल्कुल, आंसर सही है, आंसर सही है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बढ़िया रहेगा। चलिए, अब बात यहाँ पे ये है कि फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन। अब हमने क्या करना है कि बात इसने करी है भैया हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन देखते ही मन खुश होना चाहिए, जेड बराबर 1 है। अब आ जाओ रिलेशन पे। 1 बाय लेमडा इक्वल्स टू, हमारे पास रिलेशन होता है आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन, अब आ गया कहाँ 1 पे, माइनस आया कहाँ से 2 से। ये रही कहानी। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। अब इसको जरा सॉल्व कर लो। 1 बाय लेमडा, आर तक तो ठीक था, आर तक तो ठीक था, जेड की वैल्यू 1 है, और उसके बाद से ये 1 बाई 1 और 1 बाई 1 माइनस 1 बाई 4, इसको कर लो, ये बन गया मेरा 3 बाई 4। उलट लो तो यहां से लेमडा की वैल्यू क्या आ गई 4 बाई 3 आर। चलो इसमें कोई समस्या नहीं। अब कह रहा है कि इक्वल है ये सेकेंड लाइन ऑफ बामर के। ठीक है भाई, सेकेंड लाइन ऑफ बामर। बामर सुनते ही मन में आना चाहिए कि भाई मुझे जाना तो 2 में है, अब 2 पे मैं हूं, 2 पे मुझे, अब सेकेंड लाइन की बात है। 2 के लिए सेकेंड मतलब 2 से 2 आगे, मतलब मैं 4 पे हूं, 4 पे हूं। ये हो गया मेरे लिए सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन ऑफ बामर। अच्छा ठीक है भाई, अब लगा दो फॉर्मूला। 1 बाय लेमडा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखना, अल्टीमेटली मुझे पहुंचना है यहाँ 2 पे, और आ कहाँ से रहा हूँ 4 से। अब जब यहाँ से सॉल्व करूंगा तो यहाँ से 1 बाय लेमडा मेरे पास निकल के आ रहा है आर जेड स्क्वायर में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, 2 का स्क्वायर 4 और इधर 16, 4 में से गया 3/16 आएगा भाई, 3/16। यानी कि जब मैं यहां से लेमडा निकालूंगा तो लेमडा आएगा 16/3 आर स्क्वायर। लेमडा इक्वल्स टू 16/3 आर स्क्वायर। क्वेश्चन ने कहा है कि ये इक्वल हैं, क्वेश्चन ने कहा है कि ये इक्वल हैं। इसका मतलब जो 4/3 आर है वही 16/3 आर जेड स्क्वायर है, 3 आर जेड स्क्वायर है। जेड की वैल्यू 1 रख लो ना, क्या दिक्कत है। चलो अच्छा, जेड ही तो पूछा है। ओहो हाइड्रोजन लाइक, माफ कीजिएगा, जेड पूछा है, जेड पूछा है, जेड ही तो पूछा है। हाइड्रोजन लाइक, ये देखिए इसने जेड की वैल्यू पूछी है तो 1 कैसे रखेंगे रे। हाँ अब आ जाइए, जेड को बचा के रखिए भाई, जेड को बचा के रखिए, बाकी जीव जंतु को काटिए। तो आर से आर निकलते हुए दिख रहे हैं, और इस 4 से ये गए, आर से ये गए, अरे सब तो चले ही गए, सब तो चले ही गए, तो सिर्फ 4 बचे, 3 से 3 भी तो गए। अच्छा, यानी कि जेड स्क्वायर बराबर 4 बच गए, यानी कि जेड बराबर 2 बच गए, जेड बराबर 2 बच गए। सही है भाई, सही है, जेड बराबर 2 बच गए, यानी कि जेड बराबर 2, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। ये देखिए
जेड ही तो पूछा है, कहा है वेवलेंथ ऑफ फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू दैट ऑफ द सेकेंड लाइन ऑफ बामर सीरीज फॉर अ हाइड्रोजन लाइक आयन, द एटॉमिक नंबर जेड ऑफ दैट आयन क्या होगा? तो यही होगा भाई, यही होगा। आपको ट्रांजिशन समझ में आना चाहिए, कहां से कहां होगा। फर्स्ट लाइन का मतलब उससे ठीक एक आगे, सेकेंड लाइन का मतलब उससे दो आगे, थर्ड लाइन का मतलब उससे तीन आगे, ऐसे करके सोचेंगे तो बात बन जाएगी। ये देखिए अगली कहानी, ये देखिए, इसको करें, इसको करें, इसका आंसर दें, इसका आंसर दें। In the spectrum of hydrogen, the ratio of longest wavelength, आराम से करो, longest wavelength in Lyman series हमेशा सोचो कि भाई डेल्टा ई बराबर एच सी बाई लेमडा, और जब ये लॉन्गेस्ट होगा तो डेल्टा ई को कम होना पड़ेगा। कम मतलब पास से आना पड़ेगा। अब देखना, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ मतलब बिल्कुल पास से आना है, और लाइमन की चर्चा है, लाइमन की चर्चा है, मतलब आना तो वन में है और बिल्कुल पास से आना है, मतलब दो से आना पड़ेगा, दो से आना पड़ेगा, समझना। उसी तरीके से ये तो लाइमन की बात है, उसी तरीके से अगर बामर की बात चलेगी, और बामर में भी अपने को क्या करना है, हमें चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। तो बामर में भी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ के लिए बामर है तो आना तो दो में है, और मुझे यहाँ पे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ का सीधा मतलब है कि डेल्टा ई कम पास से आना है, मतलब तीन से आना पड़ेगा, तीन से आना पड़ेगा। तो लाइमन में तो दो से एक और बामर में तीन से दो। ये करते ही क्वेश्चन बन गया, ये करते ही क्वेश्चन बन गया, ये करते ही बन गया। चलो अब तो कुछ नहीं, कैलकुलेशन है। बात हाइड्रोजन की है तो जेड वन पुट कर देना, अब पुट कर लो, वन बाई लेमडा, लाइमन की चर्चा कर रहा हूं, ये बन गया आर जेड स्क्वायर, लाइमन है तो वन अपॉन वन का स्क्वायर, माइनस सबसे नजदीक से आ रहे हैं दो से, तो ये आ गया तुम्हारा यहाँ से, ये पहली बात है लाइमन की है, तो यहाँ से कर लीजिए वन बाई लेमडा इक्वल्स टू आ गया यहाँ से आर जेड स्क्वायर, ये वन माइनस वन बाई फोर, वन माइनस वन बाई फोर, अब जेड की वैल्यू वन रख लीजिए, ये लेमडा है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, मान लीजिए नाम हमने वन दे दिया, तो लेमडा वन की वैल्यू आप ये लिख सकते हैं 4/3, जेड भी रहता लेकिन जेड हटाइए, 3r। ये लेमडा वन की कहानी लाइमन के लिए। आइए बामर की चर्चा कर लेते हैं। बामर में वही 3 से 2 जाना है, तो यानी कि ये रहा 1/λ2, और कहां से कहां r, और r के साथ हमारा जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर। अब देखिए भैया 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर, मतलब 1/4 में से 1/9 घटता है, तो 9 माइनस 4 और नीचे ये आ जाएगा। तो डायरेक्ट अगर मैं लिख दूं तो लेमडा टू जेड को 1 रख रहा हूं, तो 36
अपॉन 5r आएगा, 36/5r। अब कुछ नहीं करना है, इसने हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि आप बताओ इन द स्पेक्ट्रम, सवाल देख लेते हैं एक बार, इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइट, रेशियो पूछा, इसने पूछा रेशियो, रेशियो पूछा, तो मान लो इसने पूछा λ1 अपॉन λ2, कर दो, हो गया। अब आप कर दो λ1 अपॉन λ2, देख लो क्या आ रहा है, λ अपॉन λ2 देख लो क्या आ रहा है। आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो वही आंसर आ गया तुम्हारा 5/27। करना पड़ेगा सवाल साथ साथ, तब जाके बात बनेगी। आसान है बिल्कुल, आपको साथ साथ सोच बढ़िया रख के जब चलोगे तो बात बन जाएगी, नहीं तो दिक्कत तो छोटे छोटे सवाल में भी आ सकता है। 5/27 कौन सा ऑप्शन था भाई, ये रहा, ये सही, ऐसे चलेगी बात। अब आओ, ये देखो, ये भी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, देखना 10 शॉट, ये होमवर्क में कर सकते हो, ये होमवर्क में कर लेना, एक ही जैसा है, होमवर्क में कर लो। देखो कहता है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज। अरे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन द बामर सीरीज, ओहो, इसमें बोल दूंगा तो मजा ही किरकिरा हो जाएगा, इसीलिए मैं चाहता हूं इसको आप होमवर्क में करें, इसको आप होमवर्क में करें, बिल्कुल उसी जैसा है। और जब आप इसको करोगे तो देखना लेमडा के टर्म में आंसर लाना है, आंसर मैं लिख देता हूं डैश लेमडा, लेमडा के टर्म में आंसर आएगा, आया हुआ सवाल है, लेमडा के टर्म में आंसर आएगा। अच्छा सवाल, एकदम वही है जो हमने किया है, एकदम वही है। चलिए अभी करोगे क्या, अभी करोगे क्या, हो जाएगा होमवर्क में, बताओ। ला 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 ला। चलो अभी कर लो, अभी कर लो, अभी करो। देखो कह रहा है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, आइए समझते हैं। देखें, कह रहा है इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ ऑफ बामर सीरीज इज लैम्डा। ऑलराइट, सबसे पहली बात ये है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, तुरंत पुरानी बात याद आनी चाहिए कि भाई देख डेल्टा ई जो होता है ये होता है एस अपॉन लेमडा, और तू कह रहा है शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात अगर कह रहा है तो मतलब मैं लेमडा को किसी तरीके से कम कर दूं, उसके लिए डेल्टा ई को मुझे ज्यादा करना पड़ेगा, दूर से आना पड़ेगा, दूर से आना पड़ेगा, मतलब मैं मान लो इन्फानाइट से आ जाता हूँ, और ऊपर से तू कह रहा है बामर, बामर कह रहा है, इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे आना तो 2 में पड़ेगा। अच्छा कहाँ से आना पड़ेगा भाई, तो इन्फानाइट से आऊंगा, तो ये तो तय हो गया कि इन्फानाइट से 2 की लड़ाई है, इन्फानाइट से 2 की लड़ाई है। अब अगली बात क्या है, अगली बात, अभी तो ये तो बामर पे चर्चा हुई, अगली बात इसमें इसने अब करी है ब्रैकेट। ओहो, ये बात कर दी इसने, ब्रैकेट सीरीज। अब ब्रैकेट है, ब्रैकेट मतलब अल्टीमेटली मुझे आना कहां पे है, मुझे आना है 4 पे, ब्रैकेट मतलब 4 नंबर, आपको ध्यान में होना चाहिए। अच्छा 4 में आना है, ओहो, और सबसे दूर से आना है, और सबसे दूर मतलब इन्फानाइट होता है, तो ब्रैकेट वाले में तो इन्फानाइट से 4, मतलब आप बामर की जब बात करें तो आप इसमें चलें इन्फानाइट से 2 में, और ब्रैकेट की बात करें तो आप चले इन्फानाइट से 4 में, आंसर आ जाएगा। आइए
तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इनफाइनाइट से हमको जाना है 2 में, तो इनफाइनाइट से 2 की चर्चा करते हैं। इस कंडीशन में मैं लिखूंगा 1/λ इक्वल्स टू r। अच्छा, चर्चा किसकी है? हाइड्रोजन की है, चर्चा है हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन मतलब Z बराबर 1। आओ, तो r ये रहा Z स्क्वायर के जगह पे 1 स्क्वायर। अच्छा, 1 अपॉन आना 2 में है भाई, तो 2 का स्क्वायर, आना भाई इनफाइनाइट से है, तो 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, 0 हो जाएगा, टेंशन है नहीं। यहाँ से लेमडा जब मैं निकालूंगा तो ये क्या बचेगा, 4 इधर से, r उधर से, तो ये 4/r बचेगा उल्टा करके, देख लीजिए 4/r बचेगा। अब अगले केस में चलते हैं। अच्छा, अब क्या है, अब अगली चर्चा जो है वो ब्रैकेट की है। ब्रैकेट में कहां से कहां चले थे, तो इनफाइनाइट से उसमें 4 में जाना है, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यानी कि इसका वाला वेवलेंथ मुझे पता नहीं है, तो लेट उसके वेवलेंथ को, इसका जो लेमडा है ब्रैकेट वाले को, इसको मान लेते हैं x, ठीक है। ये अपने आप शॉर्टेस्ट आएगा क्योंकि हमने शॉर्टेस्ट वाली कंडीशन लगा रखी है। अब 1/λ, लेमडा नहीं 1/x इक्वल्स टू r, जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन आना कहाँ है 4 में, तो 4 का स्क्वायर, आना कहाँ से है इनफाइनाइट से, तो 1/इनफाइनाइट, 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर 0 होता है, यानी कि जब इसको सॉल्व किया तो x की वैल्यू आ गई 16/r, 16/r, ये x की वैल्यू आ गई। अच्छा हो गया, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे ये 16/r आ गया, अब मुझे सीधा सीधा x चाहिए था, तो क्यों ना दोनों को डिवाइड कर दूं, तो λ/x क्या हो गया हमारे पास, ये ऊपर में था हमारे पास 4/r, ये लेमडा था, और x हम लेके आए थे 16/r। जैसे सॉल्व करिएगा x बराबर देखिए 4 4 r चले गए, तो x बराबर आ गया 4λ। ये हो गया तुम्हारा आंसर, ऐसे बात बनेगी, x बराबर 4λ। बिल्कुल सही, सही जा रहे, एकदम से परफेक्ट परफेक्ट। ये देखिए भाई, एक सवाल ये कौन सा है, रेडियस ऑफ इनर, ये नीट 2023। चले इसको करते हैं, ये अलग टाइप का है थोड़ा, सबसे चोपड़ू सा सवाल, फटाफट बताओ एक लाइन में आंसर। रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इतना, व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड लाइन। जैसे ही मेरे से कोई भी आएगा और रेडियस और ऑर्बिट की चर्चा करेगा, मैं तो आराम से एक ही चीज ध्यान रखता हूं कि भाई रेडियस एंड ऑर्बिट एक ही रिलेशन, आर प्रोपोर्शनल एन स्क्वायर, ये याद रहे। याद नहीं रहेगा, भूल गए तो सारा खेल खत्म। अब इसमें एफ बराबर एम ए थोड़ी है कि प्रूफ कर लोगे एफ बराबर dp/dt से, अगर भूल गए तो। यहाँ तो ये तो बेसिक है, ये पता होना चाहिए, यही होता है। तो r1/r2 लगाओ, आंसर पाओ n1/n2 इसका स्क्वायर। अब बहुत पुराना सवाल भी नहीं है, देख लो, लेकिन अब यूनिट का ध्यान रखना भाई, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, एंगस्ट्रॉम में दे रखा है। अच्छा, अब देखो क्या कहानी है, समझिएगा। सबसे पहले तो इसने कहा है, एक तरफ आपको बात करी है इसने मीटर की, ये देखिए यहां बात करी है मीटर की, और ऑप्शन एंगस्ट्रॉम में दे रखा है, तो बस कोई दिक्कत नहीं। R1 पहले तो चलो हम इसको जैसा दिया वैसा लिख लेते हैं, तो R1 की जगह पे दे रखा है 5.3 इंटू 10⁻⁻11, और R2 पूछा है, ठीक है भाई। अच्छा, अब उसके बाद N1 कह रहा है रेडियस ऑफ इनर मोस्ट ऑर्बिट, इनर मोस्ट ऑर्बिट, ठीक है भाई, अच्छा है, n बराबर 1। उसके बाद से कहा व्हाट इज द रेडियस ऑफ थर्ड अलाउड, मतलब n बराबर थर्ड रखो भाई, इसका कर दो स्क्वायर, इसका कर दो स्क्वायर। अब करो सॉल्व, अब करो सॉल्व, 3 का स्क्वायर 9 और R2, यानी कि देखो R2 जो होगा वो होगा 5.3 इंटू 10⁻⁻11 इंटू 9, 9 गुने 5 45, 45 45, और 45 से थोड़ा ज्यादा, ऑप्शन देखो भाई,
यहाँ पे कहाँ गुना करोगे? ऑप्शन देखने वाला सवाल है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन देखो, दिमाग लगाओ। 45 से ज्यादा वाला और एंगस्ट्रॉम है तो ऐसे ही -110 हो जाएगा। एक इधर कर देना, ऑप्शन देखो, ये हो जाएगा 4.77। गुना मत करो, ऑप्शन देखो। तो तुमको ऑप्शन देखते ही बात लग जाएगी कि हाँ ये तो 4.77 एंगस्ट्रॉम वाला हो जाएगा। फटाफट, कोई दिक्कत नहीं है। ये आंसर नहीं आया था क्या तुम लोगों का? ये आंसर नहीं आया था? चलो थोड़ा सा सांस ले लो, थोड़ा सा सांस ले लो, बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। थोड़ा सा सांस ले लो, बढ़िया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। ना 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 ना। अरे 1 महीना तो पढ़ना है, थोड़े दिन पढ़ लो, उसके बाद से तो क्या मजा करना कॉलेज में जाके, क्या फेस्ट मनाना, डांस करना, रील बनाना, फालतू गिरी सब शुरू हो गई है सारे करना। तो दारू मत पीना, दारू, नशा, गांजा, ये सब चीजें मत करना, बाकी सब चीजें करना। खूब खेलना, मजे करो, बढ़िया पढ़ो, खेलो कूदो, मौज करो। अभी खेल लोगे, बाद में बहुत मुश्किल है, टाइम ही नहीं मिलता खेलने का। मैं तो निकाल लेता हूँ, क्योंकि मैं दुनिया में पैदा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि पागलों की तरह काम कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं पता ही नहीं। जीने के लिए भगवान ने भेजा है, और उसके लिए जितनी चीजें चाहिए सब करनी चाहिए, गांजा भांग दारू छोड़ के अच्छी चीजें करें। चलिए अब मैं आपको कुछ बात सिखाने वाला हूं, थोड़ा सा मैकेनिक्स से रिलेटेड। चलो मैकेनिक्स में चलते हैं। अच्छा, सीखो, समझो, अब नई चीजें आने वाली, समझो। न्यू टॉपिक, न्यू टॉपिक। कोई एटम पकड़ते हैं, मैंने एक ऐसा एक एटम पकड़ा, एटम पकड़ा, और माना कि इस एटम ने एक फोटोन इजेक्ट किया है। इस एटम ने एक फोटोन इजेक्ट किया है। अब जरा सोचो, बिल्कुल गन बुलेट सिस्टम की याद करो। वहां पे जैसे गन बुलेट सिस्टम, ये बड़ा काम आएगा, न्यूक्लियस में भी काम आएगा। गन बुलेट सिस्टम की जब तुम बात कर रहे थे, तो उस कंडीशन में तुमको याद हो, उस कंडीशन में तुमको याद हो कि यहां से जैसे ही ये बुलेट, जैसे ये बुलेट को तुम आगे भेजते हो, तो गन की जो रिकॉइलिंग होती है ये पीछे होती है। ये अगर आगे गया तो ये गन पीछे रिकॉइल होगा, ये तो हमको पता है। उसी तरीके से, उसी तरीके से, उसी तरीके से जैसे ही ये फोटोन आगे निकलेगा, तो ये एटम पीछे रिकॉइल होगा, पीछे, पीछे रिकॉइल होगा। अब जरा सोच के देखो, जब ये पीछे रिकॉइल होगा तो क्या क्या हम यहां कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम सोच सकते हैं क्या? तो आंसर है यस, बिल्कुल सोचेंगे। तो जो पी इनिशियल, क्योंकि बाहर से कोई फोर्स थोड़ी लग रहा है, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल, पी इनिशियल बराबर पी फाइनल। अरे इनिशियली एटम रेस्ट पे था, समझना, इनिशियली एटम रेस्ट पे था। अच्छा, अब फाइनल, फाइनल के दो टुकड़े हुए, दो पार्ट फाइनल में। एक तो फोटोन, फोटोन निकल के कहां चला गया? फोटोन निकल के गया आगे, सोचो। और उसके बाद से बच गया एटम, एटम भी तो बचेगा, एटम थोड़ी खत्म हो जाएगा। फोटोन निकला और बंदूक से गोली फायर करते हो, बंदूक तो बचता है, एटम। अब ये एटम कहां गया? तो रिकॉइल हो गया और ये चला गया पीछे, ये रिकॉइल हो गया, चला गया पीछे। अब जरा बात समझते हैं। इसका मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे
मोमेंटम कंजर्वेशन लगाऊंगा, P इनिशियल बराबर जैसे ही मैं P फाइनल करूंगा तो इनिशियल मोमेंटम तो 0 है क्योंकि एटम रेस्ट पे था। फाइनल मोमेंटम में दो लोग हैं, एक तो फोटोन खुद जो निकला है प्लस एटम। अच्छा, इसका मतलब फोटोन का मोमेंटम मुझे लिखने आना चाहिए। फोटोन का मोमेंटम मतलब डुअल नेचर में चलना चाहिए। अब डुअल नेचर में चलो, एक तो ये बात, दूसरा दूसरा अगर तुम डुअल नेचर में चलना चाहो, डुअल नेचर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से भी समझ सकते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डुअल नेचर, वहां पे तुमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वाला चैप्टर डुअल नेचर वाले में मैटर वेव में तुमने एक चीज सीखी होगी कि P बराबर E बाई सी होता है और E के जगह पे तुम पुट कर सकते हो SC बाई लेमडा। C से C काट दोगे तो P बराबर आएगा H बाई लेमडा। यानी कि फोटोन का मोमेंटम H बाई लेमडा होता है। ये वहां से हमने सीखा था कि फोटोन का जब मोमेंटम की बात होगी तो फोटोन का मोमेंटम मतलब P H बाई लेमडा लिखा जाएगा। अच्छा, इसका मतलब इस फोटोन के मोमेंटम के तरफ तो हम लिख दें H बाई लेमडा। अब जरा देखना, एटम ये तो गया है आगे, फोटोन तो आगे गया है, एटम गया है पीछे, तो इसके मोमेंटम को mv और डायरेक्शन की बात करें तो माइनस लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि ये पीछे गया है। अच्छा, तो इससे क्या सीखने को मिला? अरे मिला ना, देखो इससे ये सीखने को मिला कि जो mv है वही h बाई लेमडा है, जो mv है वही h बाई लेमडा है। तो यहां से तुमको v की वैल्यू फाइंड करने में आसानी होगी। v यहां से निकाल सकते हो, यहां से v की वैल्यू निकल जाएगी। सोचो, वेलोसिटी पूछी जाए तो यहां से निकाली जा सकती है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेरे ख्याल से इसमें कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। तो रही बात, याद तो कुछ नहीं करना है, लेकिन चलो आपको इसका यूज समझाता हूं कि यूज कैसे करोगे। इसका सिचुएशन देता हूं। सवाल ये है, सवाल देखिए क्या है। कह रहा है कि एन इलेक्ट्रॉन, अब समझना पूरी बात, समझना पूरा फील आएगा। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, यही लिया था हमने, रेस्ट में ही लिया था, स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम, ठीक है। पासेस फ्रॉम फिफ्थ एनर्जी लेवल, passes from fifth energy level to ground level, ठीक है। अब वही तो बात है, अभी जब घूमता तो एनर्जी लिबरेट करता नहीं, अभी 5 से वो 1 में गया है, 5 से 1 में गया है, फिफ्थ एनर्जी लेवल से ग्राउंड लेवल, मतलब कहां से कहां गया, 5 से 1। अच्छा, तो क्या हुआ, द वेलोसिटी दैट द एटम एक्वायर्स एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोन इमिशन कितना होगा। वही पूरी कहानी, वही पूरी कहानी अभी हम करके आए हैं वो कहानी। अब वो कहानी थी mv बराबर h बाई लेमडा, यही कहानी अभी हम निकाल के लाए हैं। अच्छा, अब देखो, अब हमें लेमडा नहीं पता, लेमडा नहीं पता कि भाई लेमडा क्या है, ये नहीं पता, तो लेमडा निकाल लेते हैं। इसने कहा है कि 5 से 1 में ट्रांजिशन हुआ है, इसने कहा है 5 से 1 में ट्रांजिशन हुआ है, तो क्या दिक्कत है। चलो 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर, और बात चूंकि हाइड्रोजन की हो रही है तो आर इंटू 1 का स्क्वायर। अच्छा, कहाँ आए हैं 1 में, कहाँ से आए हैं 5 से। अब यानी कि 1 बाई लेमडा इक्वल्स टू आर, और इसके बाद से जाएगा 1 माइनस 1 बाई 25। इसका मतलब जो लेमडा आएगा ना वो आएगा 25 अपॉन 24 आर। बस कुछ नहीं, पुट कर दो। अब देखो कहानी, तुम्हारे पास mv बराबर था h बाई लेमडा,
अब तुम mv बराबर h अपॉन लेमडा नहीं, लेमडा के जगह पुट कर दो 25 अपॉन 24 r, बस हो गया। तुमसे इसने v पूछा था तो बस v की वैल्यू आ गई, नीचे m को पूरा कर दो, तो ये क्या बना 24 RH अपॉन 25 m, ऑप्शन होगा, चुन लेते हैं। ये देखिए, ये देखिए, नहीं 25/24 आ रहा है ना, क्या आ रहा है 24/25, 24 पहला ऑप्शन आ रहा है भाई, पहला ऑप्शन आ रहा है। ओहो कितना बढ़िया दिया है इसने, इस तरह का भी। अरे सारे ऑप्शन देखो एक ही जैसे लग रहे, सारे ऑप्शन एक ही जैसे लग रहे, बढ़िया सवाल है, सब रैंक वाले सवाल है, रैंक वाले सवाल हैं सारे। तो जो मैंने कहा ना 5 क्वेश्चन उनको टफ डालना होता है, ये रैंक वाले सवाल डिसाइड करेगा कि तुम्हारे रैंक क्या होंगे। सिलेक्शन के लिए तो हो गया था सवाल, ये सब रैंक वाले, अच्छे रैंक, टॉप 100, टॉप 200, टॉप 500 का रैंक ऐसे डिसाइड होगा। सवाल टफ नहीं डालेंगे कुछ तो रैंक कैसे डिसाइड होगा। नहीं तो पता चला कि 500 रैंक पे 1 लाख बच्चे हैं, बड़ी जटिल स्थिति हो जाएगी। इसलिए कुछ सवाल ऐसे डालने पड़ते हैं। अब आओ एक और सवाल प्राण ले लेगा तुम्हारा, अगर तुम नहीं रटने वाले बच्चों को बहुत दिक्कत आएगी अगले सवाल में, रटने वाले बच्चों को। समझदार बच्चों के लिए तो कोई टेंशन नहीं, तुम तो जीनियस हो, तुमको थोड़ी दिक्कत होगी। आओ इसको करो, आईआईटी का है, एडवांस का सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है, ऐसा नहीं एडवांस बोल दिया तो टेंशन में आ जाओ, एडवांस का सवाल है, मतलब बेस्ट क्वेश्चन। करिए इसको, पढ़िए इस तरीके से। एक तो इसने शैतानी करी, काइनेटिक एनर्जी को ये कह रहा है भाई टीएन लिखो, चलो भाई लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा हमने सीखा हुआ है कि mv² प्रोवाइड करता है कूलम्ब फोर्स, ये कह रहा है कि यहां ऐसा नहीं है, यहां ऐसा नहीं, बदमाशी है। इसने यहाँ पे कहा है ये जो mv² है ये कोई नया फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, और उस फोर्स को तुम k/r बोलो। ये बोहर्स दादाजी से भी ज्यादा तेज बन रहे हैं, ये कह रहे हैं कि भाई आप कूलम्ब फोर्स मत बोलो, उसको बोलो k/r। ठीक है, हम मानते हैं इनकी बात, k/r बोल देते हैं। अब r अच्छा नहीं लग रहा, काटो। अब देखो, अब काइनेटिक एनर्जी पे पहुंचना है, काइनेटिक एनर्जी चाहिए, ऑप्शन में रिक्वायरमेंट है उसकी, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, तभी तो हाफ mv² बन जाएगा इधर। तो हाफ mv² इधर और हाफ के इधर बन जाएगा, ये तुरंत ही काइनेटिक एनर्जी बन गया। बोले तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग Tn बन गया, तो Tn बराबर ये 1/2 और ये k, ये दोनों ही तो कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब Tn की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, Tn की वैल्यू कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या है, कांस्टेंट का मतलब ये है कि n पर डिपेंड नहीं कर रहा, समझो,
यही तो चाहता है, n के साथ डिपेंडेंसी दे रखी है, सारे ऑप्शन में पकड़िए आप। तो इसको तुम कह सकते हो कि ये n पर डिपेंड नहीं करेगा, कांस्टेंट आ गया, n पर डिपेंड नहीं करेगा। अच्छा, अब आ जाओ भाई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी n पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है भाई, काइनेटिक एनर्जी n पर ठीक है, तो बचा क्या, बचा क्या, काइनेटिक एनर्जी n पे डिपेंड नहीं करेगा। बाकी सब में करा रहे हैं क्या, कोई बात नहीं, थोड़ा हम और चर्चा कर लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी n पे डिपेंड नहीं करेगा, ऑप्शन तुमको दिख गया होगा, लेकिन चलो हम थोड़ी और चर्चा करते हैं। अब हम चाहते हैं कि हम r पर चर्चा करें, हम r पर चर्चा करें। ऐसे आंसर तो दिख गया था, ऑप्शन ही बेचारे सा बना दिया इसको। हम चाहते हैं r पर चर्चा, r पर चर्चा। मान लो ऑप्शन थोड़ा कठिन होता तो कैसी बात होती। अब r पर चर्चा कैसे करें, तो r के लिए अब बोहर्स की बात मानते हैं, और उसके बाद मेरे पास रिलेशन है mv²/r इक्वल्स टू k/r। एक तो ये रिलेशन है, दूसरा मेरे पास रिलेशन है क्वांटाइजेशन का, mvr इक्वल्स टू nh/2π, दूसरा ये रिलेशन है। अब मुझे यहां से r चाहिए, तो क्यों ना एक जगह से v निकाल के कहीं और पुट कर दूं। मान लो मैंने यहां से v निकालने की कोशिश करी, तो v क्या आएगा, nh/2πmr, ये v आया। इस v को यहां पुट करो, इस v को यहां पुट करो। थोड़ा इधर चलते हैं, ओहो थोड़ा इधर चलते हैं। अब देखिए, जैसे आप इधर पुट करोगे तो वहां से थोड़ा सा इसको देखें, क्या था हमारे पास, ऊपर में m और r था, साथ में v², ठीक है। तो यहाँ पे m और r डालो, v², और v था तुम्हारे पास nh, उसका स्क्वायर करना है, तो n²h², नीचे 2πmr, तो 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर, ये तुम्हारे पास रहा m², और ये रहा r²। ये किसके बराबर है, ये है k/r के बराबर। अब जरा देखो भाई, अब जरा देखो, इस r से इस r को उड़ा दो। अब देखो, सारे तो कांस्टेंट है, सारे कांस्टेंट हैं, r² इधर, और बचा यहाँ पे n²। इसके अलावा अब तुम देखना, h कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, k कांस्टेंट। इसका मतलब तुम कह सकते हो कि जो तुम्हारे पास r² है वो प्रोपोर्शनल टू n² है, यानी कि जो r है वो प्रोपोर्शनल टू n है। तो हमारा निष्कर्ष क्या निकला, हमारा निष्कर्ष क्या निकला, कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है भैया, पहला कि काइनेटिक एनर्जी जो है वो n पर डिपेंड नहीं कर रहा, और दूसरा ये है कि r जरूर n पे डिपेंड कर रहा है। और ये दोनों बातें भाई साहब इधर है, इधर है, इसके पास है 2 नंबर। ये तो पहले ही दिख गया था, लेकिन चलिए चलिए पूरा हमने इसको तरीके से समझ लिया। बढ़िया सवाल, सोचने वाला सवाल, रैंक वाले सवाल। आपको बाकी बेसिक इसका आमर बामर तो हो ही जाता है, अच्छे सवाल जो आपको समझ में आने चाहिए। अब देखो मैंने क्या किया है, बड़ी मेहनत करी इसमें, एनसीईआरटी को यहाँ पे जोड़ने में आंख थका लिया मैंने। एनसीईआरटी पंच, इसमें मैंने एनसीईआरटी जो नई वाली एनसीईआरटी है उसके कुछ पोर्शंस आपके लिए यहाँ रख दिए हैं, आप उसको जरूर करें। ये सॉल्व एग्जाम्पल है, इसको भी करें, थोड़ा सा एक एक डायग्राम इसको पढ़ें, डायग्राम को समझें, वही चीजें जो हमने कर रखी है सारी, लेकिन यहाँ से पढ़ना है। एनसीईआरटी की समरी है, आपको जरूर पढ़नी है, क्योंकि स्टेटमेंट वाले सवाल, अब देखो समरी है, दिखाता हूँ। जो लड़ाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में
वो इसी बात की तो लड़ाई थी, इसी बात की तो लड़ाई थी, यही थी सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई। एटम एज होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। अब वो लड़ गए, अब वो लड़ गए इस बात पे। इसीलिए एनसीईआरटी की समरी, एनसीईआरटी की समरी पे बात होनी चाहिए। एक एक चीज आप पढ़ें, इसकी समरी को समझें। अब उसके बाद से देखिए, समरी पूरी डाल दी मैंने, आप इसको थोड़ा पढ़ें तरीके से। उसके बाद से आप पॉइंट्स टू पॉन्डर पढ़िए। मॉडर्न फिजिक्स में पॉइंट्स टू पॉन्डर भी जरूर पढ़ें, क्योंकि सवाल स्टेटमेंट वाले जो आएंगे ट्रू फॉल्स टाइप के स्टाइल में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, कौन फॉल्स है, मैच द कॉलम टाइप की चीजें अगर आ गई तो ये ऐसे बनेंगे, यहीं से बनते हैं सवाल। थ्योरेटिकल सवाल एनसीईआरटी के पॉइंट्स टू पॉन्डर और समरी वाले सेक्शन से बनते हैं। और एक्सरसाइज जरूर करें मॉडर्न फिजिक्स में, मॉडर्न फिजिक्स में एनसीईआरटी एक्सरसाइज करनी है, डायरेक्ट उठ के आएगा सवाल। एक्सरसाइज भी डाल दिया है, आप इसको भी करें। इतना करने से आपका एटम, हमने एटम बहुत अच्छा कर लिया, तरीके से कर लिया, एटम आपका तैयार है। अब रदरफोर्ड मॉडल, थॉमसन मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल ये थोड़ी पढ़ना अपने को, तो ये तो आता ही है। तो एटम हमारा एंट्रेंस के हिसाब से अच्छे से तैयार है, बढ़िया। बाकी आप आज ये हैंडआउट एक बार देख लेना तरीके से, और अच्छे क्वेश्चन जो लास्ट वाले थे 2 क्वेश्चन, उसके ऊपर विचार कर लेना, बढ़िया है। बाकी काम कल करेंगे, आराम कीजिए।